Flowing from the Gangotri Glacier, the Ganges connects mountains to the sea, a lifeline for millions and a cradle of culture. सफर का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों हम इन्हें जीवन रेखा कहते हैं। फिर हम चलेंगे हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां से ये विशाल नदियां निकलती हैं। इसके बाद हम दक्षिण भारत का रुख करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये नदियां हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ी हैं। और हाँ, आखिर में हम उन चुनौतियों की भी बात करेंगे जो आज इनके सामने खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। जब हम कहते हैं कि नदियां भारत की जीवन रेखा हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर आज के दिल्ली, पटना, वाराणसी जैसे बड़े बड़े शहरों तक ये सब कहाँ बसे? नदियों के किनारे। इन नदियों ने ही तो जमीन को सींचा, उसे उपजाऊ बनाया। यहीं पर संस्कृतियां पली बढ़ी और यहीं से हमारे इतिहास ने करवटें ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नदियां सचमुच हमारे देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक रीढ़ की हड्डी हैं। तो अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उत्तर की ओर, सीधा हिमालय की गोद में। ये वो जगह है जहां से भारत की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदियां अपना सफर शुरू करती हैं। यहाँ हिमालय से मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियां निकलती हैं। एक तरफ है पवित्र गंगा, दूसरी ओर है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र और तीसरी है ऐतिहासिक सिंधु नदी। और इन तीनों की अपनी अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग महत्व है। गंगा की कहानी तो अपने आप में एक महाकाव्य है। सोचिए, गंगोत्री के बर्फीले ग्लेशियर से एक पतली सी धारा निकलती है, फिर वो पहाड़ों से उतरकर मैदानों में फैल जाती है, लाखों लोगों को जीवन देती है। प्रयागराज में अपनी बहन यमुना से मिलती है और फिर एक लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत के कितनी ही ऐतिहासिक शहर इसी के किनारे तो आबाद हुए। गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र है, जो एक इंटरनेशनल रिवर है। ये तिब्बत से निकलती है और असम में मानो जान डाल देती है। और सिंधु को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया। आज भी इसकी सहायक नदियां पंजाब की धरती को सोना बनाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर की बात। अब अपना कंपास घुमाते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ की नदियां, यानी प्रायद्वीप की नदियां, हिमालय की नदियों से एकदम अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी बर्फ पिघलने से नहीं, बल्कि मॉनसून की बारिश से मिलता है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प जियोग्राफिकल फर्क देखने को मिलता है। जो नदियां पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा, वो काफी लंबा सफर तय करती हैं और समंदर में मिलने से ठीक पहले एक उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, उनका रास्ता छोटा और तेज होता है और वो आमतौर पर डेल्टा नहीं बनाती। अगर हम कुछ बड़ी नदियों की बात करें तो गोदावरी है, जिसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहते हैं। फिर कावेरी है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु की खेती के लिए लाइफलाइन है। और पश्चिम की ओर बहने वाली पवित्र नर्मदा नदी है। ये सब मिलकर दक्षिण भारत की धमनियों की तरह काम करती हैं, पूरे इलाके में जीवन पहुंचाती हैं। तो अब तक हमने नदियों की ज्योग्राफी को समझा कि वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है जब ये नदियां इंसानी जीवन से जुड़ती हैं। और ये जुड़ाव 2 स्तरों पर है, एक आस्था का और दूसरा अर्थव्यवस्था का। देखिए, भारत में नदियों को सिर्फ एक वाटर बॉडी की तरह नहीं देखा जाता। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं। इन्हें माँ का, देवी का दर्जा दिया गया है। ये हमारी संस्कृति, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का वो हिस्सा है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। और ये जो आस्था है ना, ये त्योहारों में एकदम जीवंत हो उठती है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ इन्हीं पवित्र नदियों के तट पर लगता है। या फिर छठ पूजा का वो नज़ारा जब लाखों लोग नदियों के किनारे सूर्यदेव की उपासना करते हैं। ये आस्था और उत्सव का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्छा, आस्था से हटकर अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ये नदियां हमारे देश का इकोनॉमिक इंजन चलाती हैं। आपको पता है, हमारे देश की करीब 60% खेती का पानी इन्हीं नदियों से आता है। 60%। इसके अलावा पीने का पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मछली पालन, ट्रांसपोर्टेशन, लिस्ट बहुत लंबी है। ये लाखों लोगों के रोजी रोटी का जरिया है। तो हमने देखा कि ये नदियां कितनी जरूरी हैं।
आस्था के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी। पर अब एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा गंभीर सवाल, क्या ये जीवन रेखाएं हमेशा यूं ही बहती रहेंगी? क्योंकि सच तो ये है कि आज इनके अस्तित्व पर कई बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। आज हमारी नदियां कई तरफ से घिरी हुई हैं। एक तरफ फैक्ट्रियों और शहरों का बढ़ता प्रदूषण है, दूसरी तरफ नदी के किनारों पर होता अतिक्रमण है। फिर क्लाइमेट चेंज का असर है, जिससे इनके पानी के बहाव पर फर्क पड़ रहा है। और ऊपर से खेती और इंडस्ट्री के लिए पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इनका असर हम सब देख रहे हैं। लेकिन हर चुनौती के साथ एक समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। कॉन्जर्वेशन मतलब संरक्षण, साफ सफाई पर ध्यान देना और सबसे जरूरी पानी का सही और सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अगर हम इन चीजों पर काम करें तो हम अपनी इन जीवन रेखाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये नदियां हमारा इतिहास है, हमारा आज है, पर इनका कल कैसा होगा ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि इन जीवन रेखाओं को हमेशा बहते रहने देने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।